जरूरतें टपक जाती हैं ऊपर से। पैसे उधार देके सीखा कि उधार नहीं देने का। दे लूज मनी फास्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी फास्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल। और जुआ खेलना हमारी फितरत में है। अरे महाभारत में पांडव नहीं बचे भाई। रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे। रूल नंबर 1, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। ये मार्केट इतनी बड़ी है, अच्छे घमंड ना रात में तोड़ सकती है जी। और हम आपको गुड़गांव बुला रहे थे। फाइनली हमें गुड़गांव। फाइनली आपको आना हुआ तो ठीक है, मिल लिया यार, अच्छी बात है। पुष्कर भाई ऐसी कोई स्कीम बता दो जो 25 दिनों में पैसा डबल कर दे। मुझे तो आती नहीं। मेरे कर दो। मेरे से ले लो, मेरा कर दो। इतना तो यकीन है तुम पे कि ठीक है पैसे जहाँ पे दे रहा हूँ सेव है। तो मुझे स्कीम से मतलब नहीं है। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। राइट। कि एक्चुअल में आपका इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट से या पूरे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड से किस तरह से हुआ? इन्वेस्टिंग वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। इन्वेस्टिंग मैंने शुरू करी थी 16 साल की उम्र में। मैंने बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाया था, आई थिंक मैं 16 साल के आसपास का ही होऊंगा। तो मैंने जब बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो वहाँ पर ना एक चीज़ लिखी थी आरडी। तो एक होता है एफडी। एफडी उन लोगों के लिए होती है उनके पास पैसे होते हैं। आरडी उन लोगों के लिए होते हैं जो कमाते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, तो एसआईपी तो पता नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ना पहले जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहा था क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो ये था यार 1000 रुपये में कहीं इन्वेस्ट करके सेविंग अकाउंट खुल जाए। तो सेविंग अकाउंट खोला होगा मैंने शायद 16 साल से पहले ही खोल लिया होगा। तो मैंने कहा, बट कहने का मतलब उस एज के आसपास 16 साल के आसपास मैंने आरडी शुरू करी थी। तो जो आरडी शुरू करी, एज में भी आगे पीछे हो सकती है। तो आरडी में मुझे ये समझ आया कि मैं हर महीने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसे इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। तो होता क्या था पहले ना, ये मतलब अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। राइट। तो पहले क्या होता था, एक पासबुक जैसी ना, एक रिटर्न फॉर्म में मतलब जब मैंने शुरू किया था तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट होती थी तो या तो आप कैश में भी दे सकते थे। तो आपके ना वो एक पेपर पे, पासबुक जैसी पेपर पे ना वो लिख कर देते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई हर महीने। हाँ, हर महीने जब रसीद मिल जाती थी। रसीद नहीं, वो एक स्टेटमेंट है वो। हाँ। कि वो एंट्री हो गई आपकी। मान लो मेरी 3000 की आरडी है तो 3000 मेरा जमा हो गया। तो जमा होने के बाद वो बैंक वाले साइन करके स्टैंप लगा के ऐसा कुछ देते थे, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहां से मैंने आरडी करना शुरू किया। तो हुआ क्या, जब आरडी मैच्योर हुई तो मुझे कुछ उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। और उस टाइम पे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 10% तक था उस टाइम पे। तो मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैंने अमाउंट दिया होगा। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, हर महीने कुछ कुछ पैसे देते रहो। और जब मुझे कोई बड़ी चीज़ लेनी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है, मान लो उस टाइम मुझे बाइक लेनी है, तो हर महीने पहले जोड़ लिया और पैसे जुड़ गए तो यार बाइक के लिए पैसे हो गए। तो इंटरेस्ट के साथ पैसे मिले। तो इन्वेस्टिंग तो मुझे तब से समझ आ गई थी। तो मैं इन्वेस्टिंग करता चला गया। मतलब कभी आरडी कर दी, थोड़े से पैसे जुड़ गए तो उसी की एफडी कर दी उठा के और सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट करना बड़ा मजा आता है। क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो आपको महीने की हर महीने भी आपके अकाउंट में कुछ कुछ पैसे डाल देते हैं। तो पहले कभी 3 महीने में आते थे, कभी आपका महीने के आने लग गए। तो इन्वेस्टिंग तो अच्छी लगने लग गई। तो आपने जो बोला इन्वेस्टिंग, वो तो बहुत टाइम पहले से मैंने कर ही रहा था। बात आती है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, एक बार रैंडमली, देखो डीमेट अकाउंट मैंने कब खुलवाया मुझे याद ही नहीं है। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे याद ही नहीं। मतलब लोगों को होता है ना, याद होता है जी मैंने तब डीमेट अकाउंट खुलवाया था, मेरे को याद नहीं। तो आज से 10-12 साल पहले मैंने खुलवा लिया होगा डीमेट। तब आपने सीरियसली नहीं लिया तो याद नहीं है? हाँ, याद नहीं कि मैंने कब डीमेट खुलवाया, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट याद ही नहीं है। तो हुआ क्या, एक बार मैंने फिर से वो डीमेट अकाउंट कभी खोला तो देखा उसमें तो शेयर्स है। तो शेयर्स मतलब ऐसा कोई नहीं लाखों करोड़ रुपए का, कुछ ऐसा नहीं, छोटे मोटे। हाँ, कोई ऐसे ही 1000-500 रुपये कुछ छोटा मोटा डाल दिया। तो क्या हुआ कि डीमेट अकाउंट मेरे पास था, उसमें कुछ जैसे मैंने देखा शेयर्स वगैरह भी हैं। तो बात आती है सीधा सेकंड लॉकडाउन की। तो कोविड चला गया, कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया। उस सेकंड लॉकडाउन के अंदर मैंने वो डीमेट अकाउंट को दोबारा से खोला कि आई हैव अ डीमेट अकाउंट। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि याद नहीं, लिटरली याद नहीं। हम ऐसा कई बार करते हैं, आप कभी कोट की पॉकेट में 500,000 रुपए रख के भूल जाते हो। इन्वेस्ट इसलिए किया कि भाई उस पैसे को ग्रो किया जाए। सो पर्पस अलग हो गया। एक होता है कि कमाना, एक होता है पैसे को ग्रो करना। सो वो ग्रोथ माइंडसेट था। तो मैंने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। देयर वर मोर देन 10 स्टॉक्स। सो 10 से ज़्यादा स्टॉक्स थे, मैंने उनमें इन्वेस्ट किया। कुछ स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न दी, कुछ ने नॉर्मल और कुछ माइनस में भी थे। बट जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया वो सारे प्लस थे। हाँ, वो सारे प्लस थे। म्यूचुअल फंड सारे प्लस। स्टॉक्स में मैं क्या देख रहा हूँ, ओवरऑल रिटर्न चलो कुछ है, बट अगेन म्यूचुअल फंड की रिटर्न ज्यादा थी। तो मेरी एक्टिव इन्वेस्टिंग से ज्यादा म्यूचुअल फंड की रिटर्न थी। तो क्या होता है कि जब आपका एसआईपी हर महीने होता जाता है ना, तो धीरे धीरे करके एक अमाउंट बन जाता है, एक आपका लमसम इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आपका कहीं पर भी पैसा लगा है तो आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सो इंटरेस्ट कब आता है, जब आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज तो डीमेट पहले भी होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वो बिल्कुल दिमाग से हटा दो, उस पर आप ध्यान ही नहीं दोगे। आप ध्यान कब दोगे, जब आपने मान लो आपने
एक सिग्निफिकेंट SIP करी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया, अब ऊपर नीचे जाने पे आप देखोगे उसे, आप ट्रैक करोगे उसे, फर्क भी पड़ेगा। फर्क भी पड़ेगा। तो वहां पर मैंने ये चीज को नोट किया कि यार म्यूचुअल फंड सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया और मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो इज म्यूचुअल फंड बेटर, ऐसा मैंने सोचा अपने आप में। क्यों, क्या 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 म्यूचुअल फंड बेटर है कि यार तूने खुद से दिमाग लगाया ना, स्टॉक्स तो इतने सारे हजारों स्टॉक्स हैं, तो तूने ये वाले स्टॉक्स जो चूज करे तूने सोच समझ के करे होंगे, और ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड तो अच्छी चीज है। फिर मैंने कुछ टाइम स्टॉक इन्वेस्टिंग को रोक दिया और म्यूचुअल फंड की SIP को बढ़ा दिया। तो एक अच्छा, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि मेरी एक टाइम पे काफी अच्छे अमाउंट की SIP चलती थी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं SIP में इन्वेस्ट नहीं करता, अब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो एक टाइम में मेरी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की SIP चलती थी। तो मैंने कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा लेट चूज किया, मैंने रियल एस्टेट में पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो रियल एस्टेट में क्या होता था, जैसे जैसे मेरे पैसे इकट्ठे होते थे कहीं से भी, तो मैं उससे ट्राई करता था कि यार मैं हाथ पैर मार के कोई ना कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं। तो रियल एस्टेट तो ग्रो होते चले गए, और म्यूचुअल फंड के साथ भी ये हुआ कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बनता था, फिर कोई मेरे को कोई डील लेके आ जाता था कि यार कोई, हाँ मतलब यार एसेट के बदले में एसेट में पैसे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन लग रहा है, बट अपना एक वही RD वाला सिस्टम मेरा तो दिमाग में कि भाई वो पैसे जुड़ते जा रहे हैं और फिर उस पैसे से कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटर्न की जगह उसको सेविंग के माइंडसेट से देख रहे थे कि सेविंग इकट्ठी हो रही है और उस पर रिटर्न भी आ रहा है। यार एक्चुअली ना उस टाइम पे ऐसे कोई कैलकुलेटिव माइंड नहीं था, आज थोड़ा बहुत है बट तब कैलकुलेटिव माइंड नहीं था कि मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि इतनी % रिटर्न अच्छी होती है या ये अच्छा होता है या ये एक्सपेक्टेशन है। सो आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट विद नो एक्सपेक्टेशंस। देखेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ लगा दिया है, बट ये पता है कि यार इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने ना मल्टीपल थॉट एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। सो वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि वाई आई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, बहुत बाद में, मतलब बाद में चूज किया, रियल एस्टेट पहले चूज किया, बट वाई हैव चूजन स्टॉक मार्केट, तो उसका कुछ रीजंस है। सो रीजंस क्या है कि पहले तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन को देखता हूँ। आज हम 140 करोड़ से ऊपर है। 140 करोड़ लोग रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। आप खाना खाते हो, FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, गाड़ी खरीदते हो, IT सर्विसेज लेते हो, टायर बदलवाते हो गाड़ी का, आप बहुत सारी गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, आप किसी कंपनी पे जाके, मतलब आप रिलायंस पे जाके शॉपिंग कर लेते हो, तो आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हो। और ये 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। इनकी शादियाँ होंगी, इनके बच्चे होंगे, वही नेस्ले के डब्बे आएंगे, वही डाइपर आएंगे, वो मतलब साइकिल सेम ही है। बट बात क्या है कि ये देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो मुझे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें समझ आती हैं। एक तो लैंड लिमिटेड है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा और लोग जिंदगी भर की कमाई घर में लगाएंगे, घर खरीदने में लगाएंगे, तो लैंड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें मेरे को कभी भी सेकंड थॉट है नहीं। इंटरनेट पे चाहे 1 लाख वीडियो बन जाए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बैड, वो माचिस के डिब्बियों को कह रहे होंगे, मतलब अपार्टमेंट्स को, राइट ठीक है। बट लैंड के लिए मैंने ना किसी को नुकसान में देखा है, और मैं बोलूँगा यार मैं बना ही उससे हूँ, तो मैं तो हमेशा उसके फेवर की बात करूँगा, ठीक है। आज मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एलवेश यादव की एक रील दिखी कि भाई मैं तो बिग बॉस से बनाऊँ, तो मैं बिग बॉस के बारे में कैसे बोल सकता हूँ, तो मैं यार रियल एस्टेट से बनाऊँ, मैं रियल एस्टेट के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न मिलती है वो अनबीटेबल है। और उसमें होता क्या है, क्योंकि जब आप खरीदते हो आप बेचने के बारे में नहीं सोचते, आपको कोई एक्सेप्शनल अमाउंट दे रहा होता है तब आप कहते हो चले यार अब बेचने के बारे में सोचते हैं। हाँ, आपको पता है यार ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, मेरी लैंड है और लैंड की वैल्यू है, पैसा मिले ना मिले जमीन तो अपनी है, जमीन अपनी है। तो कहने का मतलब है कि और जमीन में ना मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हमने उस पर अब काफ़ी पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई वो भी बुकिश लैंग्वेज नहीं, मतलब कहने का मतलब है ट्रांजैक्शनल, आप कह सकते हो प्रैक्टिकल। सो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी है, बट मैंने ना कुछ चीज़ें थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्या किए कि यार ये जितनी भी पॉपुलेशन है ये कंज्यूम करती चली जाएगी, कंपनी कौन सी चलेगी मुझे पता नहीं, तो मैं कंपनीज पे बेट नहीं कर रहा। बट क्या निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां रहेंगी, निफ्टी ऊपर जाएगा, हाँ यार टॉप 50 कंपनियां इंडिया की तो बढ़नी है, एग्जाम्पल है ये। टॉप 50 किसी कारण से है ना, टॉप 50 किसी कारण से है, मिड कैप की टॉप 100 किसी कारण से है, स्मॉल कैप की टॉप 250 किसी कारण से है। तो यार इन कंपनीज के यूजर्स हैं ये पूरी इंडिया, तो इंडिया जब तक इन कंपनीज को पैसे देगी तब तक ये कंपनीज ग्रो करेंगी, इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रो करेंगे। फिर मैंने ना रियल एस्टेट के बारे में भी एक चीज़ सोची कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम जो करते हैं। सो आई क्रिएट बिल्डर फ्लोर्स ऑल्सो, इफ यू रोटेशनल वाली, नहीं मैं बिल्डर फ्लोर्स भी बनाता हूँ, हाँ। तो वो छोड़ देते हैं उसे। बट पॉइंट ये है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं, अभी मैं रिसेंटली जब यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो मैं मसूरी चला गया, यहाँ पे दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशन जो है वहाँ पे अगर जाओ, तो मैं वहाँ पर ना एक रिजॉर्ट में रुका हुआ था, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे लैंड खरीदी जाए तो
फिर मैंने सोचा यार मुझे लैंड सस्ती मिलेगी या फिर अगर यहाँ पर इस वक्त मेरी जगह रिलायंस को लेनी हो ज़मीन या अडानी को ज़मीन लेनी हो तो उन्हें सस्ती मिलेगी, आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली उनको अडानी मिलेगी। अगर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन कर देंगे ना जी मुझे लैंड चाहिए, स्कीम निकल जाएगी, तो स्कीम निकल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी कि तुम आ जाओ, डेवलपमेंट हो जाए। Economic इंडस्ट्री development, लगाएंगे वो कुछ भी रोजगार करें, मिलेगा या वो कुछ ना भी करें, फिर भी उनको सस्ते में फिर भी उन्हें सस्ती मिलेगी, अलॉट हो जाएगी उनको। उनको सस्ता मिलेगा। तो मैंने कहा कि यार परचेजिंग पावर किसके पास बेटर है, जिसके पास कनेक्शंस हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, हम लोग कितना ही ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार आज जो कंपनीज हैं, ये टॉप 50 कंपनियां हैं, मैं पढ़ने लग गया हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, अभी रिसेंटली उसका ग्राफ भी नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा इनके पास कितनी ज़मीनें होंगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पेपर वैल्यू और उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बस जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट, तो मैंने कहा यार जो इंडिया है ना आज की रेट में, ये जो कंपनीज मैंने बोली, निफ्टी की 50, मिड कैप की 100, स्मॉल कैप की 250, ये हमारा देश है और इनके पास हर तरीके की पावर है, इनके ही कनेक्शंस हैं, इन्हीं की सरकार है, यही डोनेशंस देते हैं, सब सिस्टम पूरा इनका ही है। सिस्टम इनका है। तो यार गिव पावर टू पावर, गिव पावर टू पावर, वो कहते हैं ना, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। जॉइन देम। सो कहने का मतलब क्या है कि गिव पावर टू पावर। यार मैं कह रहा हूँ यार ये मेरे से सस्ती रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, इनकी बुक्स पे हजारों एकड़ की या हजारों किलोमीटर की भी लैंड हो सकती है, वी डू नॉट नो, दे हैव सिटीज भाई। जैसे गोदरेज की अगर हम बात करें तो गोदरेज के पास मुंबई में पूरा जंगल है प्राइम मुंबई में उनका, वो कभी भी उसको डेवलप करेंगे तो वैल्यू 3200 एकड़ की जमीन है मुंबई में है उनके पास, वो Prime कभी भी होगी। डेवलप कर सकते हैं। सो मैंने ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया, इसमें मुझे समझ आया यार नथिंग कैन बीट देम, नथिंग। अगर ये देश ऊपर जाएगा, कंपनियां ऊपर जाएंगी, और ये कंपनियां, मैं इंडेक्स पे बीट कर रहा हूँ, बेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं इंडेक्स पे बेट कर रहा हूँ कि ये 50, ये 100, ये 250। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी, वो कंपनी दिवालिया हो सकती है, 50 में से 5 ना चले चलेगा, 20 ना चले चलेगा, बट 30 ताबड़तोड़ चल गई, फिर वो 20 रिप्लेस हो जाएंगी ना, राइट। वो नहीं आ जाएंगी। और ये होता भी है कि वो चेंज होती जाती है। सो आई एम नॉट, मैंने क्या सोचा उसके बाद यार मुझे ना स्टॉक मार्केट में आके बेटिंग नहीं करनी, मुझे बेट नहीं करना कि यार ये कंपनी चलेगी या ये कंपनी चलेगी। इसमें होता क्या है, सोच बहुत अच्छी है कि भाई आप 300 गुना ग्रो कर सकते हो, 300 गुना, बट मेरे क्या चांसेस है कि मैं आपको मिस कर दूं, और मेरे क्या चांसेस है कि मैं आप पे बहुत बड़ी बेट ना खेलूं। काफी ज्यादा। आप एक राकेश झुनझुनवाला सुनते हो, एक ऐसे हजारों होंगे जो राकेश झुनझुनवाला की तरह इन्वेस्टमेंट करी होगी, बट वो फेल भी हुए। एक एक कंपनी सबने पकड़ी, एक चल गई, एक चल गई, एक राकेश झुनझुनवाला बन गया, बाकी या राकेश झुनझुनवाला ने जो कंपनी पकड़ी वो बाकियों ने भी पकड़ी होगी, बट राकेश ने जितना पैसा डाला क्या उतना बाकियों नहीं ने डाला। राइट। सो रियल एस्टेट में सक्सेस क्यों मिलती है, क्योंकि रियल एस्टेट में मोटा आप पैसा जाता है। जितने नहीं भी होते ना वो भी लगाते हो, आप लोन लेके भी लगाते हो, मांग के भी लगाते हो, अपना गोल्ड बेच के भी लगाते हो। एक तरीके से लेवरेज्ड होती है। लेवरेज क्या, आप अपने या तो लोन पे जाओगे या फिर आप फुल पोटेंशियल पे जाते हो। अगर आपकी जो भी हैसियत है, आप आज 10 लाख की जमीन नहीं खरीदोगे, आप खरीदने जाओगे, आप कहोगे यार चल मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी सोच सकता हूँ, ठीक है। आप मिनिमम एग्जाम्पल सोचेगा ही आदमी उतना, एग्जाम्पल मतलब हर बंदा अपने लिमिट के हिसाब से। राइट। अंबानी नहीं सोचेगा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, Right. ठीक है, वो सोचेगा 2000 एकड़ या जो भी, मतलब उसकी जो भी सोच होगी। तो हर आदमी अपने पीक पोटेंशियल के हिसाब से रियल एस्टेट सोचता है। पर जो आदमी 2 लाख के स्टॉक खरीदने की सोचता है, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की यस, दैट्स अ डिफरेंस। बट मैंने ये सोचा कि यार मैं, ये सारे मेरे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने की मैं रियल एस्टेट खरीदता हूँ क्या मैं उतने की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? आंसर क्या आया कि मैं किसी भी हाल में उतने का एक एक स्टॉक तो नहीं खरीद सकता, बट यस मैं ETFs या म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ। उसमें मुझे थोड़ी सी चिंता कम है, डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड है। सेफ्टी भी है वहाँ। भाई मार्केट कितनी भी नीचे आ गई, मैं आपको आज भी पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ, मैं ग्रीन में खड़ा हूँ, जबकि मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट इस रैली के दौरान हुई है। ओके। मतलब मैं अप्रैल की, मैं इसी साल का पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ, अप्रैल टू अभी फरवरी चल रहा है। सो इस साल का पोर्टफोलियो अभी अच्छे खासे ग्रीन में खड़ा है। उसका रीजन क्या है कि आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। तो मैंने कुछ चीजें अपने लिए सोची। एक तो मुझे स्टॉक मार्केट में आके गैम्बलिंग नहीं करनी, आई डोंट वांट टू गैम्बल। गैम्बल क्या है कि यार ये कंपनी चलेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी। और दूसरी चीज, अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं या फिर शॉर्ट टर्म सोच रहा हूं, तो मैंने ना उसके अपने रूल्स लिखे, और वो रूल बनाने में मुझे 6-8 महीने लगे। सो रूल नंबर 1 जो मैंने अपने लिए बनाया, आई विल नेवर बाय स्टॉक्स। रूल नंबर 1, आपने खुद के लिए रूल बनाया। रूल बना दिया कि भाई मैं कभी कोई स्टॉक खरीदूंगा ही नहीं। चाहे आप मेरे को आके कान में आके फुसफुसा दो कि भैया पक्का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ये तो 4 गुना इसी महीने होगा, भाई आप कर लो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मेरे को इतना ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। हाँ, क्या करेंगे? नहीं भैया, मेरे को मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है एक्चुअली। मतलब आपको एक टाइम में ना, एक टाइम के बाद आके आपको लाइफ में ना सेटिस्फाइड होना पड़ेगा।
जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं है ना, मेरे को लगता है कि वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी होने नहीं वाली हुई। है। तो मैं कहूंगा अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। समझ रहा हूँ मैं, समझ ठीक रहा हूँ। है, क्योंकि ये देखो, ये फोन के मॉडल, गाड़ियों के मॉडल, घड़ियों के मॉडल, और इवन इंस्टाग्राम पे नई नई लड़कियां एज अ मॉडल दिखती रहेंगी। बट आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। विच आई हैव द बेस्ट, वट एवर आई हैव इज द बेस्ट। राइट। आपको होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है। कोई आपसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाएगा, हमेशा। कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा, हमेशा। हर किसी का बाप पैदा होता है दुनिया में, ठीक है। हमें खुश रहना है यार, हमें कोई कंपटीशन नहीं रखना। सो आपकी हो सकता है मेरे से ज्यादा रिटर्न्स हो, बहुत बढ़िया यार, आप अच्छा कर रहे हो। बट क्या अगर आपकी ज्यादा रिटर्न है तो आप मुझे पैसे दे दोगे क्या? या मान लो अगर मेरा किसी में नुकसान हो गया तो आप मुझे को पैसे दे दोगे क्या? Nobody is going to help anybody. सबको अपना ही देखना है। So मैंने कुछ रूल्स बनाए। So मेरा रूल नंबर 1 क्या था? I will never buy a stock. मैं स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, बट आई विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट हेविली। मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन अब स्टॉक मार्केट की तरफ ही रखूंगा। अब इसका क्या इलाज है? मैं एक स्टॉक में किसी में भी पैसे नहीं लगाने वाला, तो मैं कई सारे लोगों की रिटर्न के अकॉर्डिंग कम रिटर्न प्रोड्यूस करने वाला हूं। ये मुझे आज पता है। क्योंकि कोई आदमी होगा, किसी को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने पैसे डाल दिए, किसी ने 1 करोड़ डाल दिया, भाई तेरा 100 करोड़ भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट क्या होता अगर 1 करोड़ डाल के वो 10 लाख रह जाता तो? और होता भी है, वो मैं बियर कर नहीं सकता भाई, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। पर मेहनत लगती है भाई, बिल्कुल। तो अगर आपने लाइफ में बहुत मेहनत करके 1-1 रुपए कमाने की आपको वैल्यू पता है, यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। आप पैसे फास्ट कमाओ ना कमाओ, बट यू कैन नॉट लूज मनी फास्ट। Whether you make money fast or not, it is a second thing. So what most people do, they lose money fast in order to make money fast. I don't want to make money fast. I don't want to make regular money. Slowly आए, grow करे, कम भी करे ना भी करे फर्क नहीं पड़ता, जाना नहीं चाहिए। Right. So क्या होता है, आपका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आप चैन की नींद सोते हो। आपको आपका पोर्टफोलियो रोज नहीं देखना होता। So मैंने क्या किया उसके बाद, एक लिस्ट ऑफ ETF बनाए। मेरी लिस्ट में मैंने कल ही अपने ऑफिस के एक स्टाफ को भेजी थी। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग चाहे तो, क्योंकि ETFs हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लिस्ट मैंने अपने नोटपैड पे बना के भेजी थी। अब हमारे 3 मेजर अकाउंट्स हैं कि भाई ये अकाउंट्स के अंदर ये ETF होने चाहिए, और है भी, बट हम कुछ रीशफलिंग करेंगे क्योंकि एक के अंदर मतलब डबल भी ले रखे हैं। तो मतलब इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है। तो 3 अकाउंट्स की परफॉर्मेंस ओवर 3 ईयर्स या 5 ईयर्स देखते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ ETFs वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो हम ये करेंगे। तो ये मैंने एक अप्रोच बनाई। अब इसके अंदर टोटल कितने ETFs हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक अकाउंट के अंदर एवरेज एंड पकड़ो तो 7 ETF है। ओके। और गोल्ड, सिल्वर और थोड़ा सा मतलब एक आधा डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। तो अगर आप मेजरली बोलोगे तो 7 टोटल 21 ETF हैं जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 21 ETFs। इन 21 ETFs के अंदर मार्केट खत्म हो जाती है, सब सारी पकड़ लिया मैंने। कंपनियां आ जाती है। हाँ, मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट करना, मैं नाम बता रहा हूँ ETFs के। सो स्टार्टिंग विद, मतलब 1 मिनट पहले तो उसका रोटेशन बंद करूँ। सो स्टार्टिंग विद स्मॉल कैप, मोमेंटम ETF, निफ्टी बीज, नैस्डैक, फार्मा बीज, ऑटो बीज, अगेन बैंक बीज, IT बीज, CPSC जूनियर बीज, गिल्ट बीज एंड फैंग, MH के टैग, हैंगसेंग इंफ्रा, FMCG, कंजम्पशन बीज, मिड कैप, फिर गोल्ड, सिल्वर, कुछ आधा थोड़े बहुत REIT भी है, उसका मैं लॉजिक बाद में बताऊंगा। तो ये हमने मेजरली पकड़ लिया। अब मैंने ऑटो से लेके, फार्मा से लेके, IT से लेके, बैंक से लेके सब कुछ तो पकड़ लिया। ब्रॉडली सब कवर हो गया, पूरा मार्केट कवर हो गया। इसका एक रूल है जो मैं फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, लोग एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं यार अरे मार्केट तो गिर रही है जो अभी हाँ, मतलब मेरे को लगता है ये पूरा साल ऐसे ही रहे, मतलब मेरी अब अजम्पशन है। हर 2-3 साल में 1 साल ऐसा आता तो है। नहीं, एक्चुअली 2 साल से मार्केट यार रैली भी तो अच्छा कर रही है ना, लोगों को रिटर्न्स पहले से ही दे चुकी है। तो रिदम तो वो चलती रहेगी। अब वो चलेगा, वो कोई बात नहीं, मतलब जाए तो ऊपर जाए, क्या फर्क पड़ता है, मतलब वी आर इन्वेस्टेड। खुशी नीचे आए तो और अच्छा है, सस्ते रेट पे और खरीद लेंगे। यस, फिर दोबारा तो सो देयर आर 2 रूल्स, वो भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ। राइट। इसमें अपना दिमाग नहीं चलाता। तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना। मार्केट में क्या है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट बढ़ रही है, रूल क्लियर है, तो अपन कभी डरेंगे नहीं। जो भी पहले करना था, जो भी रिसर्च या जो भी थॉट एक्सपेरिमेंट पहले प्लानिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अभी क्या है वो समझना जरूरी है कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ। सो रूल नंबर 1 इज वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप। वी विल ऑलवेज बाय ऑन डिप। तो मार्केट जब भी गिरेगी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके। अब हमने मान लो हर महीने का एक सेट कर रखा है, जितना मुझे SIP करना था उतना अमाउंट मुझे मान लो हर महीने लगाना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो जैसे 1% गिरने पे हम 10,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, 1% गिरने पे हम 25,000 का खरीदेंगे, एग्जाम्पल। सो उसमें क्या होता है कि एवरेजिंग होती चली जाती है, आपके लोअर लेवल्स पे एवरेजिंग होती चली जाती है। तो मार्केट जितनी मर्जी गिर जाए, आपको पता होगा इस लेवल पे इतने का माल खरीदना है, और क्योंकि वो आपने पहले से प्री डिसाइडेड रखा हुआ है, वो किस हिसाब से है, क्योंकि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी का में तो 1% गिरने पे 1,000 का इन्वेस्ट करना है, 500 का कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने उस हिसाब से माइंडसेट क्लियर कर रखा है कि अगर गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, तो अब गिरने से टेंशन नहीं है। ये हुआ SIP वे में इन्वेस्ट करने का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है मार्टिंगल फॉर्मूला। मार्टिंगल एक स्ट्रैटेजी होती है दैट यू डबल डाउन ऑन एवरी लूजिंग स्ट्रीक, बट इसके लेवल्स हमने पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं। इसके लेवल्स क्या है, मार्केट 10% गिरेगी तो 1 रुपया डाल देंगे, वो किसी के लिए 1 रुपया हो सकता है, वो किसी के लिए 100 रुपये हो सकते हैं, 500, 1000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट अगर 10% गिरेगी तो हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे एज अ लमसम। अगर मार्केट 17% गिरेगी तो हम 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 1 रुपये पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो 1 रुपया इन्वेस्ट हो गया, अब 2 रुपये और हो गया 17% गिरने पे। मार्केट अभी टॉप से 17% गिरी नहीं है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी किस बात का पैनिक, कौन पैनिक कर रहा है? अभी तो 2 रुपए तैयार करने हैं। 2 रुपये तैयार करने हैं और तैयार रखने हैं, और उसका फॉर्मूला है कि वो 2 रुपये तैयार कैसे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रुपये क्या होगा, जब मार्केट ज्यादा गिर रही होगी तो उस टाइम पे पैसे कहां से आएंगे। तो आपने अगर मेरे उसमें सुना हो तो मैंने बोला गोल्ड है, सिल्वर है, गिल्ट बीज है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विड बीज भी है, और REIT है। ये सब नहीं गिरेंगे जब मार्केट गिर रही होगी, इन सब का रिलेशन नहीं है। तो अगर ये नहीं गिर रहे होंगे, जैसे गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, क्या ताबड़तोड़ ऊपर जा रहा है यार, 80,000 के ऊपर चला गया है सर 87 है आज का भाव। अरे बाप रे। हाँ, अभी 1 महीने में और ज्यादा भाग ठीक है, तो मतलब वो क्यों भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है, उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस है, बट कहने का मतलब वो भाग रहा है अभी। तो मार्केट गिर रही है, गोल्ड भाग रहा है, डायरेक्ट कोरिलेशन। मार्केट गिर रही है, सिल्वर भाग रही है, ठीक है। मार्केट गिर रही है, डेट पैसे दे रहा है जो उसे देना है, वो तो फिक्स रिटर्न्स है, ठीक है। REIT का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट वो भी उतना नहीं गिरेगा। तो अगर मार्केट गिर रही है और अगर फंड्स नहीं है मेरे पास, तो मैं उन्हें बेच दूंगा, इन्हें तो फिर खरीद लेंगे। रिटर्न तो मार्केट नहीं देनी है, रिटर्न तो मार्केट ही देगी, बट अगर पैसे उस टाइम पे नहीं है तो इनमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जा रही है कि जब पैसे नहीं हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। सो मार्टिंगल के लेवल्स बता रहा हूं जो हमने निकाले हुए हैं। मतलब ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पहले से खुद से ट्राई करो, आप इसे कंसेप्ट को समझो, अपनी रिसर्च करके लेवल अपनी रिसर्च करो। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं जो मैंने इतने साल लगा दिए, और वो सालों के बाद का जो आपको ज्ञान कह लो, निष्कर्ष कह लो, वो आपको एक छोटे सा फॉर्म में दे रहा हूं। तो 10%, 17%, थर्ड लेवल इज 24%। अगर मार्केट अपने टॉप से 24% गिर जाएगी तो अपन आप 2 रुपये नहीं 4 रुपये डालेंगे, ओके। इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको साल में एक ही बार मिलेगी, मुश्किल से 24% टॉप से गिर जाए, साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मिली तो। इसके बाद का जो लेवल है वो है 33%। 33% अगर मार्केट अपने टॉप से गिर जाएगी तो अपन 8 रुपये डालेंगे। अभी तक देखो आप कितना डाल चुके हो, 8, 4, 2, 1, ये आप इन्वेस्ट कर चुके हो यहां तक, ठीक है। अब अगर यहां से मार्केट और गिरी और मान लो 50% करेक्शन आ गया टॉप से, 33 के बाद 50%। हाँ मतलब ऊपर टॉप से गिर रहे हैं हम सब टॉप कुछ। से। तो टॉप से अगर 50% करेक्शन आ गया, हमें 16 रुपये डालने हैं। ओके। यार लोगों का पता नहीं, बट अगर मार्केट 50% गिरी तो चाहे मुझे मेरी प्रॉपर्टीज पर लोन लेना पड़ जाए, बट मैं डालूंगा, वर्थ इट है वो। क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा मुझे अपॉर्चुनिटी, या 2 बार मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी। हिस्टोरिकली देखे तो 8-10 साल में एक क्रैश आता है। तो बस वो मेरे को लाइफ में कहाँ देखने को मिलना। अगर मेरी 40 साल का आगे का स्कोप बचा हुआ है तो 40 साल में मेरे को 2 बार 3 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। रिटायरमेंट फंड वो बना के देगा, वो बना के देगा। अब देखो वहां पर हमने 16 रुपये डाले, अब अगर किसी का सवाल आएगा उससे भी ज्यादा गिर गई तो ये फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ, गिरने दो। फोन उठा के फेंक दो और सो जाओ, क्योंकि आप इससे ज्यादा नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। हाँ। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्केट 50% गिर गई और गिर जाएगी, कर लो एक्सपेक्ट, वो थोड़े टाइम में बाउंस बैक कर जाएगी, वो करनी है। और थोड़े टाइम में नहीं करेगी, साल भर में नहीं करेगी, 2 साल में नहीं करेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी रिसर्च, मतलब मैं पहले ही कर चुका हूँ, आई हैव क्लियरली मेड अ माइंडसेट। तो लोगों ने ना मार्केट को गिरते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स हैं, सब कोविड के बाद आए हैं, कोविड के बाद मार्केट गिरी ही नहीं है। डेंट तब पड़ता है जब किसी का 10 करोड़ 20 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता है और वो सीधा देखता है 20 करोड़ के 10 करोड़ रह गए, 10 करोड़ उड़ गए 2 महीने में 10 करोड़। और ये तो चलो जिसने ग्रोथ में पैसा बनाया वो वाली बात है, किसी ने मान लो 2 करोड़ रुपए टॉप पे डाल दिया अभी मान लो, अब उसका 10% या 20% भी गिर रहा है, स्टॉक्स में तो ज्यादा करेक्शन आ गया, तो अगर 20% स्टॉक्स गिर गए तो क्या होगा,
क्या होगा जी? 2 करोड़ के 1 करोड़ 60 लाख रहेगा, 40 लाख रुपए उड़ गए। तो नहीं, वो क्या है, नहीं इसमें क्या है कि वो आदमी को ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट तो बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही मैंने पैसे डाले गिर गई होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि मैं कभी ऐसा ना सोचूं, तो मैंने 2 रूल्स बनाए कि भाई मैं हर महीने मेहनत करके हम पैसे कमा रहे हैं, वो तो हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी ये मेरे लेवल्स पर, तो मैं और पैसे डालूंगा। अब ये स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये आपको ऐसे टपकती हुई नहीं आती। सो आई हैव रिसर्च अ लॉट। मैंने मतलब स्टॉक मार्केट में ना बहुत पढ़ाई करी है। मतलब लोग मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं क्या सीखते हैं, बट मैंने तो लिटरली बहुत पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। दिन में 8-8 घंटे मैंने दिए हैं मार्केट को। बीवी बच्चों को कम टाइम देना पड़ा उस चक्कर में, बट मैंने टाइम दिया है। और सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल वाला। खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, खुद हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है, और हमें पता है अब हम क्या कर रहे हैं मार्केट में। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। सो जब आपको पता होता है ना आप क्या कर रहे हो, दैट इज नॉट गैम्बलिंग। मेरे पिताजी का MCX में नुकसान हुआ था, गोल्ड में वो ट्रेड करते थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम उन्होंने 10 लाख का नुकसान किया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। और ये किस साल की बात है यार? अब साल वाल तो भूल जाता हूँ, मेरे नंबर्स बड़े वीक हैं, ठीक है, बट कहने का मतलब बचपन की बात नहीं, बचपन मतलब मैंने काम करना शुरू करा था तो मेरी इनिशियल ईयर्स की बात है। 18-20 के आसपास। हाँ, मतलब काम भी नहीं शुरू किया था शायद मैं, हो सकता है स्कूल में, मेरे को याद नहीं, मतलब 18-20 के आसपास की बात होगी, 18 साल के आसपास की बात होगी, तो उससे नीचे की बात होगी शायद। तो उनका जब नुकसान हुआ ना, तो वो एक डेंट था हमारे लिए। तो एक बार जब मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मतलब अब क्या होता है ना, बिना पानी में उतरे आप स्विमिंग सीख नहीं सकते, तो बिना ट्रेड करे आप ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते। मैं तो क्लियर बोल सकता हूँ ये चीज़। तो जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, एक बार मैं अपने ऐसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखे हैं इतनी क्वांटिटी पे, ये निफ्टी का ये भाव फलाना डिमागा। तो क्या है ना, एक रूम बना हुआ है मेरे घर में, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, उसी के जज्बात मंदिर है। तो मम्मी मंदिर में पूजा करती हैं, तो मम्मी सुन रही थी सारी बातें। तो मम्मी को लगा इसे भी लग गई यार, पापा वाली लत लग गई इसे, तो ठीक है। आई, लैपटॉप बंद किया और ले गई, कुछ नहीं बोला। मैंने मम्मी पोजीशन चले, तेरी है ऐसी की तैसी पोजीशन कुछ भी हो, क्या कर रहा है तू? मतलब उनके लिए दिस इज गैम्बलिंग, जुआ ही है उनकी। जुआ है। सो मैंने इसका खुद से डिफाइन किया, व्हाट इज गैम्बलिंग। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट बॉल। अगर मैं कोई क्रिकेट में सट्टा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या आउट होगा, मुझे तो नहीं पता ना। बट व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव अ बैक टेस्टेड डेटा, you have probability, you have numbers, you know what is your max loss, you know what is your max profit. So when everything is calculated, that is not gambling. जब रिस्क सोच समझ के लिया, रिस्क पता है जाएगा तो जाएगा क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम कोई रूले में जाके रेड और ब्लैक पे पैसे नहीं लगा रहे कि रेड आएगा ब्लैक आएगा, रेड पे लगाया और ब्लैक आ गया और सब कुछ हार गया, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, प्रॉपर्टी आज खरीदी, हो सकता है कल भाव नीचे आ जाए, हो सकता है ना, तो क्या नुकसान हो गया क्या? नुकसान तो तभी होगा जब रियलाइज करूंगा मैं उसे। सो लॉस इज ओनली व्हाट आई रियलाइज, मतलब जिसे मैं बुक करता हूँ, अदरवाइज तो सब पेपर पे है, सब मुंह में आया है भाई। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं। हाँ, मुझे समझ आता है PE रेशियो क्या होता है, मुझे समझ आता है कि मार्केट में हमेशा ओवर वैल्यूड रेट पे रहते हैं स्टॉक्स, वो कभी भी अपनी वैल्यूएशन लूज कर सकते हैं, इतना मुझे समझ आता है। बट जब वो अपनी वैल्यूएशन लूज कर रहे हैं, तब क्या मैं पैसे डाल रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनियां हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली। जो मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जमीन है, वैसे इन कंपनीज के पास भी जमीन है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, सब कुछ है, बट बिजनेस है भाई। तो ये चीज का माइंडसेट पहले मैंने बनाया, और फिर जैसे रूल्स मैंने बनाए, इसमें रूल जैसे एक पहला था कि भाई मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दूसरा स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करूंगा, जिसके लिए मैं ETFs में इन्वेस्ट करूंगा। ETF क्यों वो और म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, उसके लिए ऊपर मैं बहुत बार बातें कर चुका हूँ। मुझे ETF ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं उन्हें अपने आप लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकता हूँ, अपने पता है किस रेट पे खरीद, और वो मुझे सस्ते पड़ते हैं, हाँ, एनी टाइम सस्ते पड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत, एक्सपेंस रेशियो कम है, और जब मुझे बेचना होता है मैं बेचता हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ ए म्यूचुअल फंड ओनली। ETF भी म्यूचुअल फंड ही है, बट मैं खुद से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें। सो मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को एक्टिवली करना चाहता हूँ, पैसिव को और पैसिवली नहीं। इतना वेला नहीं हूँ मैं, सॉरी, इतना मेरे को काम नहीं है, सॉरी, इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं कि मतलब थोड़ा वेला भी हूँ, हाँ, थोड़ा सा इतना तो टाइम दे दूंगा, 15 मिनट दे सकता हूँ रोज के। तो अगर मैं इतना दे सकता हूँ तो भाई और क्या मांग रही है मेरे से मार्केट, कुछ नहीं मांग रही। सो ये रूल बनाने के बाद मैंने डेफिनेटली ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से किया है। जितनी स्ट्रैटेजीज लोग बनाते हैं, प्लान करते हैं, मैं आज भी याद है, मैं मूवी देखने जाता था तो मूवी की जगह मुझे चार्ट दिखते थे। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, सच में। मैं वाइफ के साथ, वो अवतार अभी 2 आई थी, पता नहीं कौन सी आई थी, मैं वो देखने गया था, तो चल मूवी रही है, और मेरी वाइफ ने पूछा कि मूवी कैसी लगी, वो मेरे दिमाग में क्या चल रही थी, स्ट्रैटेजी। आज यार बैंक निफ्टी इतनी गिरी थी,
और इसमें इस टाइम पे ये वाली स्ट्रैटेजी करते, ये वाले ऑप्शन सेल करते, ये करते, ऐसे करते, ये करते, तो यार इसमें इस तरीके से पैसे बनते। इवन मोमेंटम में भी ना साइडवेज चल जाती, ऐसे मतलब अपना कुछ अलग चल रहा है, प्रोसेसिंग चल वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो मतलब वो टाइम दिया, अब देने के बाद उसे सिस्टमैटिक कर दिया, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो ना तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपके साथ चलेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, ये साथ चलेगा। यार जो भी अमाउंट बंदा लगाता है, इट इज़ नॉट अबाउट वो अमाउंट ज़्यादा कम है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होता है। उसके लिए तो बड़ा ही है। ठीक है, कोई कुछ भी लगाता है ट्रेड में, वो उसके लिए बहुत बड़ा होता है, और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सो हमने उसे सिस्टमैटिक करने की कोशिश करी। अब मेरा सिस्टम तो 90% लोगों को समझ भी नहीं आएगा, पसंद भी नहीं आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? मेरा रिवॉर्ड ही इतना कम है कि उन्हें पसंद ही नहीं आएगा। बोरिंग लगेगा। हाँ मतलब मैं तो हम 0.3, 0.4, 0.5 पे भी खुश हो जाते हैं। 1% हमारा दिन आ गया तो दिन बन गया। हमारा मैक्स लॉस भी 1% का होता है। कहने का मतलब है 1%, मतलब आप समझ रहे हो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया या 1 लाख रुपये ट्रेडिंग में डाला, तो आपने 1,000 रुपये बनाया। ये तो 1 लाख वाली बात बोल दी। जिसके पास 50,000 रुपये है, उसने 500 रुपये कमाए। वो कहेगा 500 रुपये तो मैं अभी यूं ट्रेड मारूंगा, यूं बना लूंगा, मैं दे देता हूँ। नहीं मैं यूं ट्रेड डालूंगा और यूं बना लूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ गए। मतलब वो अब छोड़ दी नहीं, वो पकड़ी भी बहुत कम टाइम के लिए थी, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट से। इट इज़ ऑल मैथमेटिकल। मतलब आप क्या कर रहे हो, इट हैज़ टू बी मैथमेटिकल, आपको पता होना चाहिए। तो हमने कोई ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे डाले नहीं। मैंने एक सिंपल सा सिस्टम लोगों को बताया जो मैं फॉलो करता हूँ, कि जो ETF में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उन्हीं में प्लेज कर देता हूँ, प्लेज करके मार्जिन आ जाता है और मार्जिन से हम ट्रेड करते हैं। एंड दैट इज इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी। इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर मी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिना ब्याज के मुझे पैसे मिल गए हैं। अब अगर मैं उन्हें यूज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इन्वेस्ट तो कर दिया, इन्वेस्टिंग जो रिटर्न देगी। वो तो बैकएंड पे चल ही रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया, आपके किसी करंट अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, करंट अकाउंट में, मतलब इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। हाँ। अब अगर आप यूज करना जानते हो तो आप यूज कर लो, और नहीं करना जानते तो पड़े रहने दो। FD में डाल दो। नहीं डाल सकते ना। करंट अकाउंट कुछ नहीं होगा, FD भी नहीं होगी उसकी। मान लो आप FD नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। सो अगर करंट अकाउंट में पैसे पड़े और मैं कह रहा हूँ FD नहीं कर सकते, आपके पास 10 करोड़ रुपए है। अब अगर आपने कोई बड़ी ट्रेड कर दी और लॉस हो गया तो लग जाएगी। पैसा तो आप ही का है, पैसा आपका है। और अगर आपने सोचा यार कोई बात नहीं, इसके ऊपर 50,000 ही आ जाए, लाख ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या बुरा। आप मुझे बताओ ना, उस पर इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा। हाँ। उस पैसे को आप खर्च भी नहीं कर सकते, बट आप उससे कमा सकते हो और कमा के खर्च कर सकते हो। बट लूज करने का बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लूज किया तो आपके पैसे कटेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट विल यू डू? जितना रिस्क फ्री हो सके, भले ही 10-20 हज़ार 50 हज़ार, हाँ, तो रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होगा अगर ट्रेड कर रहे हो तो। फ्री जितना हो सके, जितना हो सके। सो विद द मिनिमम रिस्क यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट। कि यार मैं अगर रिस्क इतना लूंगा, हाँ रिवॉर्ड कम आएगा, क्या मुझे चलता है? मुझे चलता है, यही तो है ना। सो उसे डेवलप करने में हमें 2 साल लग गए। ओके 2 साल के अंदर आपको मैं ये बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या वॉल्यूम क्रिएट करते होंगे, बट इंटरनेट पे जिन लोगों को सुन रहे हो ना, बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम्स बहुत तोड़ हमने क्रिएट करे। क्योंकि पैसा लूज नहीं करना था, दैट वाज द मेन पॉइंट। तो पैसा बनाना था नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, बट वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज वी टेस्टेड। सब कुछ परफेक्ट चलना शुरू हो गया अक्टूबर तक। अच्छे पैसे बन भी गए। तो मान लो आपके 10 करोड़ के कुछ अच्छे पैसे बन गए। अक्टूबर के बाद इन्होंने जीरोडिटी बंद कर दी। तो हमारी जो रिसर्च इतने टाइम की थी उस पर पानी फिर गया। थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी की थी। हमने पूरे साल बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया, और फिर जीरोडिटी की भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज थी, सब पे पानी फिर गया, बंद हो गई वो। तो रातों रात सेबी आई और सेबी ने कहा ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो आप कुछ और ढूंढो, क्योंकि पैसा तो अभी भी 10 करोड़ पड़ा ही है ना। सो अगेन you will have to study. Again you will have to go in a thought experiments, research, back testing, data. अब वो सब समझ आता है, ढंग से समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगेन अब एक सिस्टम को हमने सेट कर दिया। बट वो सिस्टम क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे बनाने हैं? नहीं। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए? नहीं। हमने एक सिस्टम डेवलप किया जो लॉन्ग टर्म में अच्छा चलेगा, और इस सिस्टम को मैंने नाम दिया डुअल कंपाउंडिंग। ओके क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है ETF में इन्वेस्ट करके। इस पे आर्ग्यूमेंट्स में मैं फुल स्टॉप लगवा चुका हूँ, लगवा भी चुका हूँ। मुझसे कोई अब ETF इन्वेस्टिंग के आर्ग्यूमेंट पे नहीं जीत सकता, क्योंकि
वो मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आप मुझे अब कन्विंस नहीं कर सकते कि आप कहोगे यार ये स्टॉक्स में ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मैं कन्विंस्ड हूँ। और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। जैसे कि भाई साहब की शादी होगी और इनके घर वाले इनके लिए अगर बीवी ढूंढ के ले आए तो फिर ये फुल स्टॉप लगाएंगे उस पर कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब अगर अंकित भाई कहेगा नहीं यार तेरे को तो 2-4 मैं और बताता हूँ रिश्ते और शादी हो गई है, तो अब क्या करोगे आप? तो एक तरीके से मैंने अपने इन रूल से शादी कर ली भाई। ये रूल्स मुझे एक चीज़ पता है, जैसे एक लड़की होती है ना, तो यार घर बसा के रखेगी ये लड़की, ये कैटरीना कैफ हो या ना हो, या घर बसा के रखेगी। तो आपको चूज करना पड़ेगा। कैटरीना कैफ के चक्कर में घर जाएगा एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है घर बसा भी दे, हो सकता है यार तुम्हारी तो वहां से लॉटरी निकल जाए, हो सकता है ना, बट कुछ चीजें पता होती हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल, एक लड़की के लिए बोलते हैं घरेलू लड़की है, फैमिली ओरिएंटेड है, संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, माँ बाप का ध्यान रखती है, तो ये क्वालिटीज तो अच्छी होती ही हैं। अब अगर आप कहो यार एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आउटगोइंग है, मॉडर्न है, वो सब एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, बट आपको चलेगी नहीं चलेगी, वी डू नॉट नो। आप कैसे हो, क्या आप उतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो आपको खुद भी देखना ना। सो सिमिलरली ये मैं एग्जांपल्स पता है लड़की के क्यों देता हूँ, ये मेरे जो ज्यादातर ऑडियंस है ना, ये सब यंग है जो समझ में आती है जल्दी। हाँ, मतलब क्योंकि जब मैं था तो मुझे भी ऐसे समझ आता था अब देखो मेरे दाढ़ी के बाल तो सफेद हो रहे हैं, मैं बातें ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब तो 2 बच्चे हो गए मेरे, बट बातें कर सकते हैं, बातों के लिए बुलाया तुमने मुझे। सो उसमें हमने ये सिस्टम निकाला कि भाई ये मेरा सिस्टम है, आई विल फॉलो दिस, इट डजंट मैटर हाउ मच मनी आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग लेस, आई एम मेकिंग मोर, आई एम हैप्पी। क्योंकि होता क्या है, जो आपके फाइनेंसेस होते हैं ना, ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी आदमी से उसकी इनकम मत पूछो, किसी को बुरा भी लग जाता है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जो फाइनेंसेस हैं, कि मैंने आपसे पूछा आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपके पास ज़्यादा होंगे तो आप मुझे दे नहीं दोगे, कम होंगे तो आप मेरे से मांगोगे तभी मैं दूंगा नहीं, ये भी मेरा एक रूल है ये भी मैंने सीखा है, पैसे उधार देके सीखा कि उधार नहीं देने का। चाहे किसी की कितनी मजबूरी हो भाई देख, हेल्प करनी है, मैं अभी आ जाता हूँ, हाँ, मैं खड़ा हूँ, तेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, मैं लेकर जाऊंगा, बट तू बोलेगा बिल तू भर दे, भाई वो नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभी क्या होता है कि खुद से मन करता है, तो मतलब देखो क्या होता है ना, जो दान है वो गुप्त होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लोग क्या होता है वीडियोस बनाते हैं, और वो भी अच्छा है क्योंकि उससे सोसाइटी मोटिवेट होती है और करने के लिए, और वो अच्छी चीज़ है। बट उसे मैं ऐसे बोल नहीं रहा, बट मुझे अगर कहीं पर भी लगता है किसी को कोई ज़रूरत है, तो जब सामने वाला नहीं मांगता तब मुझे करने में मज़ा आता है, खुद के मन से। हाँ, जो मांग रहा है उसे मैं दूंगा नहीं, उसे मैं क्या दूंगा, ऊपर वाला देने वाला, वो नहीं दे रहा तुझे तो मैं क्या दूँ बट एक बंदा मेहनत कर रहा है, एग्जाम्पल है कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसके शूज़ फटे हुए हैं, तो मैं जरूरी नहीं उसे पैसे दूँ भाई, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई एक शूज़ गिफ्ट कर दिए किसी को, तो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, मुझे पता है कि भाई घर बार छोड़ के आया हुआ है, कोई आप कहीं जाते हो आपको लगता है कोई बच्चा बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरी डे टू डे लाइफ है उसी से एग्जांपल दूंगा, कोई बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, टैलेंटेड है, बट है ना देख रहा हूँ यार वो जो रैकेट से खेल रहा है उसकी एक स्ट्रिंग टूटी हुई है, वो तब भी खेल रहा है, और वो एक दिन से नहीं खेल रहा, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से खेल रहा है, एक दिन आपने अपना एक रैकेट गिफ्ट कर दिया, आप तो दोबारा खरीद सकते हो, यार तू अच्छा खेलता है, मैं चाहता हूँ तू आगे बढ़, तो उस बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो जो रेड लाइट पे मांगने आ रहे हैं, वहां पर आप करना चाहते हो आप करो, बट कहीं पर आपको लगता है ना सोसाइटी में आपकी जरूरत है कहीं पर, और कोई मांग नहीं रहा तब भी वो कर रहा है, तो वहां पे आपको हेल्प करनी चाहिए। वो बिना मांगे भी अपना स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, और बट मांगेगा तो मैं दूंगा नहीं, ये रूल बना रखा है मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई रिश्तेदार कोई फ्रेंड, क्योंकि वहां पे रिश्तेदारी खत्म होती है, दोस्ती खत्म होती है। जो नहीं मांग रहा उससे आपको वापस भी नहीं चाहिए, है ना, उससे आप कुछ मांग थोड़ी रहे हो, आपने कर दिया खत्म हो गई बात। बट जब आप किसी को उधार देते हो तो आपको वापस भी चाहिए होते हैं, वो देते नहीं है लोग, आपको फिर उनके पीछे और दौड़ना उनकी आदत बन जाती है, हाँ। और रिलेशन खराब होता है। मैंने मतलब आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे के बाद ना फिर वो दोस्ती नहीं रह जाती, वो फिर अलग ट्रांजैक्शनल हो जाता है। सो ये मैंने एक रूल बनाया। अब इसी तरीके से इसी बैक टू द कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं, ETF, आई एम प्लेजिंग, वी आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड। सो होता क्या है, यू कैन ऑल्सो डू ओवरनाइट ट्रेडिंग, वो भी आप इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। उसका रूल होता है कि भाई आपको कैश में भी जितने की पोजीशन बना रहे हो उसका 50% होना चाहिए। वो लोगों को पता नहीं होगा, वो मुझे भी कब पता लगा जब मैंने ट्रेड्स करे और मुझे समझ आया मेरे को चार्जेस लग रहे हैं। सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ चार्जेस। अब तुम लोग रोते हो ना, ब्रोकरेज दिया, चार्जेस दिया, अपन ने बहुत दिया है, ठीक है, तो वो देख के समझ आया। तो ओवरनाइट के लिए वी हैव मेड सम पोजिशनल सिस्टम जो हमने पिछले 24 साल के डेटा पे ट्राई किया, विच इज गोइंग ब्रिलियंट, मतलब बढ़िया चल रहा है वो सिस्टम। उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं।
सो मैंने इसका नाम दिया है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये नाम नहीं चुरा सकते, मैंने इनका वो ट्रेडमार्क करा लिया है। सो डबल कंपाउंडिंग सिस्टम और ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम जो है ये अब हम फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट इज माय विजन? माय विजन इज आई विल फॉलो दिस सिस्टम फॉर लेट्स से 5-10 ईयर्स नाउ, और 5-10 साल का एक जर्नी जिसमें मैं वो ट्रेजेक्टरी दिखाऊं कल को कि यार देखो ये सिस्टम है। मैं तब भी बात करता था जब मैं भाई इन्वेस्टरोग्राफर के पॉडकास्ट पर आया था, आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, और आज भी मैं यही सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, और इस सिस्टम ने मुझे ग्रोथ दी है। ये सिस्टम अच्छा है। जिन लोगों को ये सिस्टम अच्छा लगे, सिस्टम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं, एक सिस्टम अच्छा लगे, एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो आप लोग भी इसे चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो कोई चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, मेरे लिए अच्छी चल रही है, तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे किसी चीज़ से नुकसान हुआ वो बताने में ज़रूर बताना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हाट पुष्कर राज ठाकुर इज ऑल अबाउट इन स्टॉक मार्केट नाउ, इट इज ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। ओके। सो और मैं यार अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बहुत बड़ा, मैं तो ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हूँ अभी। सो अभी क्या है कि हो सकता है मैं इसमें कई सारी चीज़ें इंप्रूव करूँ, इंप्रूवमेंट्स होंगी टाइम के साथ वो होती रहेगी। वो होती है क्योंकि अभी देखो मार्केट में आपने बुल रन देखा है, अभी तो आपने मार्केट को उतना गिरते हुए नहीं देखा। जो आज मैं मार्टिंगल बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, जब करने की बात आएगी तो हो सकता है मेरा भी हाथ कांपे कि भाई अभी इतनी गिर गई यार और गिरेगी, क्योंकि नुकसान तब दिखेगा। और बस सिस्टम नहीं होता है ना, दूसरा उसके पीछे साइकोलॉजी भी होती है, तो वो भी काम करने लग जाएगी। जब मार्केट गिरेगा तो आपको भी डर लगने लग जाएगा। और 4 बातें होंगी, दुनिया खत्म होने वाली है, वॉर हो गया, ये हो गया। तभी मार्केट गिरेगी जब ये 4 बातें होंगी। ये तो मुझे समझ आ रहा है क्योंकि कोविड में वो चीज़ हम देख चुके हैं। सो अब क्या है कि आई लिव इन अ वेरी पीस ऑफ माइंड ऑफ अ स्टेट, कि भाई मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत काम है इस वक्त। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। देयर इज अ सिस्टम, एक अलार्म लगा होता है जब मैं देख लेता हूँ। सो मुझे इस चीज़ से अब ये है कि यार मैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ चल रहा हूँ। और देखो ग्रोथ जो हो रही है किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी, बट एक चीज़ है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्ट करेगा उसकी ग्रोथ होनी निश्चित है। इतने बढ़िया नोट पे इसी पे एंड करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। 2-3 पॉइंट ऐसे मिले जिस पे आई थिंक लोगों को भी रिसर्च करनी चाहिए और कैलकुलेशंस अपनी करनी चाहिए। थैंक यू। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। थैंक यू।